हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे आप सब? स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स के लिए एमसीक्यू स्पेशल सीरीज। इसके अंदर मैं सभी चैप्टर्स का एक एक करके एमसीक्यू आपको करवाऊंगा सब कुछ। इन एमसीक्यू से आपको ये फ़ायदा होगा कि पेपर के अंदर जो भी 40 एमसीक्यू पूछे जाएंगे आपको, वो तो आप कंप्लीट कर ही कर पाओगे। साथ में जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सोल्व करने की अप्रोच है, उनके जो फॉर्मूलाज है, वो भी आपके क्या है साथ साथ में रिवाइज होते जाएंगे। ठीक है, तो एमसीक्यू के अंदर सिर्फ हम एमसीक्यू ही नहीं करेंगे, मैं आपको ये भी बताऊंगा काफ़ी क्वेश्चंस में कि अगर यही क्वेश्चन अगर सब्जेक्टिव आए तो आप इसको कैसे सोल्व करोगे एग्जाम में, और अगर ऑब्जेक्टिव आएगा तो फटाफट आप कैसे इसका आंसर टिक कर सकते हो। क्योंकि एमसीक्यू के अंदर जो 40 क्वेश्चन आएंगे उसमें से 30 से ज़्यादा क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे कि आपको सोल्व करके देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है मैथमेटिक्स में तो आप उसका आंसर क्वेश्चन को पढ़ते ही टिक कर पाओगे। ठीक है, और वो कॉन्सेप्ट आपको मैं सिखाऊंगा कि कैसे आपको पता लगेगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बिना कोई ज़्यादा कैलकुलेशन किए। लेकिन वही क्वेश्चन अगर सब्जेक्टिव आएगा तो फिर मैं ये भी आपको बताऊंगा कि सब्जेक्टिव के अंदर आपको कैसे एग्जाम के अंदर वो सोल्व करके दिखाना है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, और इसका पार्ट 1 मैं आपको कराऊंगा जिसमें कम से कम हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और ये जो सीरीज़ है एमसीक्यू की, ये चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या किसी भी स्टेट का बोर्ड हो, हरियाणा बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, ये सभी तरह के एग्जाम्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम वाई एक्सिस। मैं आपको 3 कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि कोई भी पॉइंट है, आप देखो आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिस बच्चे ने थोड़ा बहुत पढ़ा है उसको ये बात पता होगा कि ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, और ये पॉइंट क्या होता है आपका बीच में ओरिजिन होता है। ठीक है, ओरिजिन, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स आपको पता होना चाहिए क्या होता है, 0 0 होते हैं। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0 0। अब आपसे मान लो कोई पॉइंट है, एक्स की वैल्यू मान लो यहाँ है 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, और वाई मान लो 1 2 और 3। अगर आपसे कोई पूछे कि 4,3 पॉइंट कहाँ पे होंगे, 4 एक्स है और वाई कितना है 3, ये बात तो आपको सबको पता है कि ये पॉइंट कितना होगा आपका 4,3 होगा। अब आप इससे क्या करो, इस पॉइंट से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, मतलब सीधी लाइन ड्रॉ कर दो यहाँ वाई एक्सिस पे भी, और ऐसे ही आप कर दो एक्स एक्सिस के ऊपर भी। आपने ये लाइन ड्रॉ कर दी। अब आप एक बात बताओ, इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन होती है एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको बोलते हैं। इस पॉइंट से कितनी डिस्टेंस है इस पॉइंट की, देखो यही तो डिस्टेंस है इतनी वाली, यानी कि ये अगर मैं ए नाम दूँ इसको अगर मैं बी नाम दूँ, तो एक्स एक्सिस से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो ये वाली लाइन है ना, जिगजैग के अंदर जो मैंने बनाई है वो ये है। अब आप खुद देख लो ये किसके इक्वल है, कितनी है ये, 1 2 और 3, ये 3 यूनिट के बराबर है। तो बच्चा यहाँ पे गलती क्या कर देता है, वो एक्स एक्सिस से पूछता है तो उसका आंसर 4 टिक कर देता है, लेकिन एक्स एक्सिस से किसी पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है वो वाई वाला कोऑर्डिनेट होती है। ठीक है, वो क्या होता है, वाई वाला कोऑर्डिनेट। लेकिन आप एक बात और ध्यान रखना, अगर ये पॉइंट 4 3 की जगह 4 -3 होता ना, तब भी इसकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी होती, 3 यूनिट। क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती, वो डायरेक्शन नेगेटिव होती है। एक्स एक्सिस की अगर मैं बात करूँ 4,-3 पॉइंट की, तो वो यहाँ पे होगा -1 -2 और -3। इस पॉइंट की डिस्टेंस एक्स एक्सिस से देखो कितनी होगी, यही वाली होगी आपकी, यही डिस्टेंस होगी कितनी, 3 यूनिट। लेकिन आप इसको ये थोड़े कहोगे -3 यूनिट है, ये तो -3 तो इसकी डायरेक्शन है, लेकिन अगर हम स्केल से इस डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो वो तो 3 यूनिट ही आएगी ना। तो यानी कि साइन को आपको ध्यान नहीं रखना, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, आंसर आपका हमेशा प्लस का ही आएगा। अगर आपको किसी भी पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालनी हो तो वाई वाला कोऑर्डिनेट लेना है, और वाई एक्सिस से डिस्टेंस निकालनी हो, देखो ये वाई एक्सिस है, इससे डिस्टेंस कितनी है, ये है, और इसकी वैल्यू कितनी है बताओ, यहाँ से आप देख के 4 है, तो इसकी डिस्टेंस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट मान लो ये बी है 4,3, इसकी डिस्टेंस एक्स एक्सिस से आपकी कितनी होगी, वाई वाला कोऑर्डिनेट यानी कि 3 होगी। और इसी पॉइंट की डिस्टेंस अगर आपसे पूछता वाई एक्सिस से, तो आपकी कितनी हो जाती बताओ, वाई एक्सिस से एक्स वाला कोऑर्डिनेट यानी कि कितनी हो जाती, 4। तो कोई भी पॉइंट की अगर आपसे एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछे तो आप आज के बाद ऐसे आसानी से आंसर दे सकते हो। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है, इसी पॉइंट की डिस्टेंस आपसे पूछ लेगा ओरिजिन से, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। अब आपको ये पता है कि ओरिजिन जो पॉइंट होता है वो कौन सा होता है, और 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला आपने सीखा है। देखो ये ओरिजिन होता है,
इस बी पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस कौन सी है बताओ, यही तो है, ओ से लेके बी तक, ठीक है। और कोई भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस आप कैसे निकालते हो, डिस्टेंस फॉर्मूला से। आप क्या करते हो, देखो ये 0 0 है, इस 4 में से 0 माइनस करोगे तो कितना आएगा 4, और उसका आप क्या करते हो स्क्वायर। 3 में से 0 माइनस करोगे कितना आएगा 3, इसका क्या करते हो स्क्वायर। तो ये आपका कितना आएगा 16 + 9 यानी कि √25, और 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5। तो अगर इस पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस पूछी जाए तो कितनी आएगी 5 यूनिट्स, अगर एक्स एक्सिस से पूछी जाए तो 3 यूनिट, और वाई एक्सिस से कितनी आएगी 4 यूनिट, ठीक है। इस चीज़ का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अगर मान लो आपको कोई कह दे पॉइंट है 8, और इसकी डिस्टेंस बताओ ओरिजिन से, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए मैं आपको बताता हूँ, और ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ही पूछा जाएगा, ठीक है। आप सीधा क्या किया करो, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, -6 हो चाहे +6 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्क्वायर जब होएगा तो उसका आंसर कितना आएगा आपका 36 ही आएगा। तो ये कितना आ गया 100 का स्क्वायर रूट, 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10। तो कोई भी पॉइंट की अगर आपसे ओरिजिन से डिस्टेंस पूछे ना, तो आप एक्स वाले कोऑर्डिनेट का स्क्वायर कर दो, वाई वाले कोऑर्डिनेट का स्क्वायर कर दो, दोनों को ऐड कर दो और उसका क्या निकाल लो स्क्वायर रूट निकाल दो, वही आपका क्या होगा आंसर होगा। तो मैंने तीनों कॉन्सेप्ट आपको समझा दिए। अब देखो इस क्वेश्चन में कहता है आपसे कि इस पॉइंट की वाई एक्सिस से आपको डिस्टेंस बतानी है। मैंने अभी आपको क्या बताया, वाई एक्सिस से डिस्टेंस अगर बतानी है तो एक्स वाला कोऑर्डिनेट ले लो, लेकिन साइन माइनस का नहीं लेना, साइन क्या लेना है हमेशा प्लस का। आप ये मान के चलो कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव आएगी नहीं, हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो डिस्टेंस का आंसर नेगेटिव, ये वैल्यू तो आप क्या कर दो रिजेक्ट कर दो, ठीक है। आपको इन दोनों में से देखना है। मैंने क्या बताया था, अगर वाई एक्सिस से डिस्टेंस देखनी है तो एक्स वाला कोऑर्डिनेट, और एक्स एक्सिस से देखनी है तो वाई वाला कोऑर्डिनेट, ठीक है। और हमेशा वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव आएगी। अब ये देखो ऐसा ही ये क्वेश्चन है, इस पॉइंट की डिस्टेंस आपको बतानी है किससे, एक्स एक्सिस से। तो एक्स एक्सिस से कौन सा कोऑर्डिनेट देखेंगे, वाई कोऑर्डिनेट, लेकिन फिर वही बात आ गई माइनस की वैल्यू नहीं लेंगे, क्या लेंगे प्लस की वैल्यू। तो ये मिस्टेक मत कर देना कि -4 आंसर टिक कर दो, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा ही क्या होती है पॉजिटिव होती है। तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, अभी मैंने आपको क्या बताया था, ओरिजिन से अगर आपको डिस्टेंस निकालनी है किसी पॉइंट की तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर करो, माइनस हो चाहे प्लस हो, आप साइन को तो देखो ही मत। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, क्योंकि 7 का स्क्वायर भी 49 होता है और -7 का स्क्वायर भी क्या होता है 49। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, इन दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा 625, और इसका स्क्वायर रूट कितना होता है 25। आंसर कितना आ गया आपका 25, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। कोई भी पॉइंट आपको दे दे और कहे ओरिजिन से डिस्टेंस निकालो, आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। एक दो साथ में मैं एग्जांपल आपको और दे देता हूँ। मान लो ये ओरिजिन है 0 0, इसको ओ नाम दे देते हैं। एक पॉइंट है आपका ए √3, √4, और आपसे कह दे कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालो, यानी कि ओ ए निकालो। तो बताओ मैंने अभी क्या बताया आपको, ओरिजिन से अगर आपको किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी हो तो एक्स वाले कोऑर्डिनेट का क्या कर दो स्क्वायर कर दो। √3 का स्क्वायर कितना होता है बताओ 3 होता है, √4 का स्क्वायर कितना होता है 4, और ये कितना आ गया आपका √7। तो आंसर क्या आएगा आपका √7, क्योंकि √7 को आगे हम सोल्व कर ही नहीं सकते, तो इसका आंसर √7 ही आएगा। अब ये देखो इसमें क्या कहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो क्वेश्चन आपके जो है ना सब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, और ऑब्जेक्टिव के अंदर भी पूछे जाते हैं। ये 100% पेपर में क्वेश्चन आएगा कि कहता है द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, यानी कि इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो लाइन सेगमेंट बनता है इज डिवाइडेड बाय वाई एक्सिस इन द रेशो। इस लाइन सेगमेंट को वाई एक्सिस किस रेशो में डिवाइड करेगा, आपको ये बताना है, ठीक है। मैंने आपको ये बता रखा है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूले के अंदर क्या होता है, देखो ये दो एंड पॉइंट्स आपको हमेशा गिवन मिलेंगे, ठीक है। ये दो एंड पॉइंट हमेशा गिवन मिलेंगे। ये कौन सा है -3, -4 और 1, -2, ये दो पॉइंट गिवन मिलेंगे, और आपसे ये पूछा जाएगा कि एक कोई पॉइंट दे देगा और कहेगा बताओ ये पॉइंट इस पूरे लाइन सेगमेंट ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करता है, या फिर क्या गिवन होगा आपको रेशियो गिवन होगा, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपसे पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। अगर आपको ये रेशियो निकालना हो ना कभी भी, तो आपको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए। अब ये पॉइंट आपको कहाँ पे मिलेगा, वाई एक्सिस के ऊपर, और वाई एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट हो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप नोट डाउन कर लेना, एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। अगर कभी एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट आपको मानना पड़े या आपको वाई एक्सिस पे मानना पड़े, एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, तो आप क्या क्या मानोगे, एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा x,0 और वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा 0,y। क्योंकि देखो ये एक्स एक्सिस होता है, यहाँ पे 1 x2 है, मान लो x3 x4 है, y1
2 3 इस तरह से है। आप एक बात बताओ, ये जो एक्स एक्सिस है, अगर आपको कोई कहते हैं 1,0 पॉइंट प्लॉट करो तो x1 तो यहाँ पे है, y की वैल्यू अगर प्लस की होती तो हम ऊपर जाते, माइनस की होती तो नीचे आते, लेकिन ये तो 0 ही है तो हम यहीं पे रहेंगे। यानी कि इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं 1,0, ऐसे इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं 2,0, इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं 3,0। तो मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि एक्स एक्सिस के ऊपर, इसके ऊपर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। कोई भी जो पॉइंट होगा ना उसके ऊपर y की वैल्यू हमेशा क्या होगी 0 होगी। इसी तरह से y एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा ना उस पर x की वैल्यू क्या होगी 0। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने होंगे 0,3। तो x एक्सिस के ऊपर y क्या होता है हमेशा 0, x क्या होता है x तो हमें पता ही नहीं, तो x को क्या मान लो आप x मान लो। तो कोई भी y एक्सिस के ऊपर आपको पॉइंट मानना हो तो वहाँ पे x क्या होगा आपका 0, ठीक है। y एक्सिस पे x क्या होता है 0 और y कितना होता है, y तो हमें पता ही नहीं, कुछ भी हो सकता है। y को मैंने क्या लिख दिया y लिख दिया। अब आप बताओ मेरे को पॉइंट चाहिए, मैंने पॉइंट ये ले लिया y एक्सिस के ऊपर 0,y। आपको रेशो चाहिए, रेशो कितना होता है बताओ, आप क्या मान लो रेशो को k/1। जब भी आपको रेशो निकालना हो आप उस रेशो को k/1 अज्यूम कर लिया करो। अब सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, इस x और इस y की वैल्यू आप निकाल सकते हो सेक्शन फॉर्मूला से, ठीक है। ये जो x होता है ये बीच वाली x होता है, ये क्या होता है आपका पॉइंट x1, y1 होता है, ये x2, y2 और बीच वाला पॉइंट आपका क्या होता है x, y। तो सेक्शन फॉर्मूला से जो ये x होता है ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है मैंने आपको बता रखा है क्या, ये जो k की वैल्यू है, जब आप x की वैल्यू निकाल रहे हो ना तो सिर्फ x कोऑर्डिनेट पे फोकस करो आप, इन दोनों के ऊपर, y को भूल जाओ। k की मल्टीप्लाई करनी होती है आपको किससे, इधर वाले से, इसकी मल्टीप्लाई करोगे इससे यानी कि 1 से, फिर +1 1 की मल्टीप्लाई करोगे किससे -3 से, और नीचे क्या होता है आपका दोनों रेशो का सम k प्लस में 1, ये हो गया। अच्छा x की वैल्यू इस क्वेश्चन में कितनी है 0, ये कितनी है आपकी 0, तो k -3 अपॉन k + 1। अब इससे आगे क्वेश्चन सोल्व करने में काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम आती है। आप 0 को 0/1 तो लिख ही सकते हो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई किया करो, क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो बताओ मेरे को k -3 इक्वल टू क्या आ गया 0, तो k की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3, k की वैल्यू 3 आ गई और आपने रेशो क्या माना था बताओ k/1 और k की वैल्यू कितनी आई 3 यानी कि 3/1। तो आपका आंसर क्या आ गया 3/1। ये तो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन को अगर आप सोल्व करोगे तो उसका मेथड, क्योंकि पेपर में 3 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा उसको आपको ऐसे ही मेथड से सोल्व करना पड़ेगा। लेकिन यही क्वेश्चन अगर आपके ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो आपको कुछ भी इतना लिखने की जरूरत नहीं है। मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ कि ऑब्जेक्टिव में कैसे लिखते हैं। मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। आपसे 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो आपसे पूछा जाएगा कि एक्स एक्सिस किसी लाइन सेगमेंट को, किसी भी लाइन सेगमेंट को किस रेशो में डिवाइड करता है, किस रेशो में डिवाइड करता है। और एक आपसे पूछा जाएगा y एक्सिस किसी लाइन सेगमेंट को किस रेशो में डिवाइड करता है, y एक्सिस किसी लाइन सेगमेंट को किस रेशो में डिवाइड करता है। अगर ये क्वेश्चन दोनों अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो आप कैसे करोगे, मैं आपको उसका अब तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। कोई भी सॉल्यूशन कैलकुलेशन की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर देखो एक्स एक्सिस, अगर आपसे एक्स एक्सिस का पूछा जाए, जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, ये है, ये कहता है द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस इन द रेशो, यानी कि इस लाइन सेगमेंट को एक्स एक्सिस किस रेशो में डिवाइड करता है। तो अगर आपको पूरा सोल्व करना है तो एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट लेना पड़ेगा। एक्स पे वाई क्या होता है 0 और एक्स क्या होता है एक्स, तो इसका पॉइंट क्या होगा x, 0। अब ये रेशो क्या मान लो आप k/1 और यहाँ से इस y वाले कोऑर्डिनेट की हेल्प से आप k की वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि x तो हमें पता नहीं है लेकिन y तो क्या है फिक्स है, तो हम निकाल सकते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। अगर आपको x एक्सिस ये निकालना हो कि एक्स एक्सिस इस लाइन को किस रेशो में डिवाइड करता है, तो ट्रिक क्या है, शॉर्टकट क्या है इसका, अगर एक्स एक्सिस निकालना है तो आप y वाली वैल्यू को कंसीडर करो। ये कितना है -3 और ये कितना है 6। आप साइन को इग्नोर कर दो, यानी कि चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, आप उसको देखो ही मत, आप दोनों को क्या मान लो प्लस मान लो, ठीक है। ये कितना है बताओ 3 और ये कितना है 6, बस आप 3/6 लिखो। 3/6 का मतलब क्या होता है 1/2, यानी कि देखो 3/6 का मतलब क्या होता है, काट दो इसको तो कितना आएगा 1/2 और 1/2 को ही क्या बोलते हैं 1/2। तो इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर आप टिक कर देना, कितना 1/2। अगर आपको देखना हो कि एक्स एक्सिस किसी लाइन को किस रेशो में डिवाइड करता है तो एक्स वाले नहीं वाई वाले कोऑर्डिनेट को देखो और उनका रेशो निकाल लो, साइन को इग्नोर कर दो। 3/6 यानी कि 3/6 कितना होता है 1/2 और यही इस
क्वेश्चन का आंसर है। अब देखो पिछले क्वेश्चन का आंसर अगर निकालना होता, अब क्या पूछा आपसे, वाई एक्सिस इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करता है। मैंने आपको क्या बताया, अगर एक्स एक्सिस का निकालना हो तो वाई वाले कोऑर्डिनेट्स को फोकस करो, और अगर वाई एक्सिस का निकालना तो एक्स वाले कोऑर्डिनेट कितने बताओ, ये वाले दोनों हैं, ठीक है। आप साइन को इग्नोर कर दो, इसको क्या मान लो 3 रेशो, इसको क्या मान लो 1, आपका आंसर आ गया। देखो बताओ, कुछ भी सोल्व करने की आपको जरूरत नहीं है, सीधा 3:1 आ गया, और यही 3:1 मैंने आपको यहाँ से निकाल के दिखाया था। तो मैं आपको यही बताऊंगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मैक्सिमम क्वेश्चंस को कम से कम कैलकुलेशन का यूज करके कैसे एग्जाम में सोल्व करना है आपको, ठीक है। ये है तो एक्स एक्सिस का मैंने आपको बता दिया, वाई एक्सिस का मैंने आपको बता दिया। अब देखो सेम क्वेश्चन ये है, फाइंड द रेशियो इन विच वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। एक लाइन सेगमेंट है, एक इसको नाम दे दो आप ए और इसको आप नाम दे दो बी। कहता है इस लाइन सेगमेंट को वाई एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करता है। मैंने अभी आपको क्या बताया, अगर आपको चाहिए वाई एक्सिस का तो आप एक्स वाले कोऑर्डिनेट पे फोकस करो, ये वाले दोनों कोऑर्डिनेट है, इसके साइन को भूल जाओ, आप सिर्फ ये लिखो 6, इसको लिखो कितना 2, इसको 2 पे काटोगे ये कितना आएगा 3, ये कितना आएगा 1, तो आपका आंसर क्या आ गया 3:1। कितना भी बड़ा क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के दे दे, आपको ये ट्रिक याद रखनी है, एक्स एक्सिस पूछे वाई एक्सिस पूछे, दोनों का आपको डायरेक्ट आंसर अब बताना आ जाना चाहिए, ठीक है। ये हमारा हो गया। ये देखो अब इसमें क्या कहता है, फाइंड द रेशियो इन विच एक्स एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। तो एक्स एक्सिस पूछा है, अगर आपसे एक्स एक्सिस पूछा जाए तो आप क्या करोगे, वाई वाले दोनों कोऑर्डिनेट्स पे फोकस करो। तो बताओ ये कितना है 4, जो पहले आता है उसको पहले लिखेंगे, जो बाद में आता है उसको बाद में, ठीक है। और ये कितना है 7, तो आंसर कितना आ गया आपका 4:7। तो अब आप देखो कि क्वेश्चन को पढ़ते ही आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हो, ठीक है। इसमें ये कहता है, अब इसमें कोई एक्स एक्सिस नहीं है, कोई वाई एक्सिस नहीं है। द रेशो इन विच 4, 5 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस, यानी कि एक लाइन सेगमेंट है ए बी मान लो इसको, ये पॉइंट कितना है 2,3 और ये पॉइंट कितना है आपका 7,8। अब बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि बीच में कौन सा पॉइंट लिखें। बीच में आपको वो पॉइंट लिखना होता है जो पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है, ठीक है। दिस पॉइंट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस, तो ये पॉइंट क्या लिखोगे आप बीच में। अब आपको क्या निकालना है, रेशो, और मैंने आपको क्या बताया, जब भी रेशो निकालना हो तो आप क्या मान लो उसको, k:1 मान लो, k:1 मान लिया। अब ये क्वेश्चन चाहे सब्जेक्टिव में आए चाहे ऑब्जेक्टिव में, आपको पूरा सोल्व करके देखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसकी हेल्प से सोल्व कर लो चाहे इसकी हेल्प से सोल्व कर लो, दोनों का आंसर सेम आना है। मान लो मैं इस 4 की हेल्प से सोल्व करता हूँ, 4 कौन सा कोऑर्डिनेट बताओ, x का कोऑर्डिनेट है, ये क्या है y, तो आप क्या करोगे, सिर्फ x वाली वैल्यू को ध्यान में रखो। अगर आप 4 की हेल्प से करना चाहते हो, k की मल्टीप्लाई किससे करो, इस 7 से, 7 के आ गई। 1 की मल्टीप्लाई किससे किया करो, इस 2 से, कितना आ गया प्लस का 2 आ गया, और नीचे क्या होता है k+1, दोनों रेशियो का सम, आंसर आ गया आपका। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 7k + 2 और इसकी 4 से करोगे तो कितना आएगा 4k + में 4, तो k को एक तरफ कर लो, ये 3k हो जाएगा, 4 में से 2 गया 2, यानी कि k की वैल्यू आपकी कितनी आएगी 2/3। लेकिन आपको तो रेशो चाहिए, रेशो क्या माना था आपने, k:1, तो k की वैल्यू रखो 2/3, दोनों तरफ 3 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, क्योंकि रेशियो का मतलब क्या होता है, आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हो। तो मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको करोगे और इसको करोगे तो आंसर कितना आएगा आपका 2:3। अगर ऐसे समझ नहीं आता तो ये जो k की वैल्यू आती है ना 2/3, यही आपका क्या हो जाता है, रेशियो हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन सब्जेक्टिव में है तब भी आपको ऐसे करना है, अगर ऑब्जेक्टिव में है तब भी आपको ऐसे करना है, ठीक है। बस सब्जेक्टिव के लिए आपको एक लाइन लिखनी होती है, इसको क्या नाम दे दो, कोई पॉइंट P नाम दे दो, आप ये लिख देना, लेट पॉइंट P डिवाइड्स AB इन k:1, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला, ये 1-2 लाइनें आपको लिखनी होती है, वो जब मैं आपको सब्जेक्टिव पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे लिख के दिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन बात वही है, आंसर वही आना है, ठीक है। 1-2 लाइनें बस उसके अंदर क्या है उसको एक्सप्लेन करना होता है एग्जामिनर को, और कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसमें देखो क्या कहता है, ये भी सेम क्वेश्चन है, फाइंड द रेशो इन विच 0.45, ये तो हम क्वेश्चन कर ही चुके, शायद यही क्वेश्चन हमने किया है, ये क्वेश्चन हमने कर लिया। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस, 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस आपको 5 यूनिट्स दे रखी है, तो P की वैल्यू क्या होगी। देखो क्वेश्चन का डायग्राम बना लो आप और क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए आपके पास क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। ये पॉइंट कौन सा है बताओ, 4, और ये कितना है 1, इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्वेश्चन में हमारे को गिवन है कितनी, 5 यूनिट्स है। क्वेश्चन में हमारे को 5 यूनिट्स गिवन है, आपको निकालनी है P की वैल्यू।
आप एक तो बात समझ लो कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन में p की हमेशा 2 वैल्यू पॉसिबल होगी। तो ये फर्स्ट ऑप्शन कहता है 4 ओनली, यानी कि p की सिर्फ एक ही वैल्यू हो सकती है 4। ये आप देखते ही इसको इग्नोर कर देना। -4 ओनली नहीं, +-4 होगी या 0 तो अकेली है, तो ये भी इग्नोर। तो अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्ट इसका आंसर सी टिक कर देना, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में p की हमेशा 2 वैल्यू निकल के आएगी। वो कैसे निकल के आएगी अब मैं वो आपको सिखाता हूँ कि सब्जेक्टिव के अंदर ये क्वेश्चन आएगा तो आपको कैसे सोल्व करना है। देखो, ए बी की डिस्टेंस आप अपनी तरफ से निकालो। क्वेश्चन में ए बी कितना दे रखा है बताओ मेरे को, 5 दे रखा है। ए बी की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 5। दोनों तरफ आप क्या कर दिया करो, स्क्वायर कर दिया करो। तो ए बी का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। मैं स्क्वायर इसलिए करता हूँ क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है कि ए बी जब आप निकालोगे तो कैसे निकालते हो बताओ, स्क्वायर रूट लगाते हो और एक्स वाले कोऑर्डिनेट में से एक्स का कोऑर्डिनेट आप क्या करते हो, माइनस करते हो। 4 में से 1 को माइनस करोगे कितना आएगा, 3। प्लस का साइन लगाते हो, p में से 0 माइनस करोगे तो क्या आएगा, p आएगा। तो ये कितना आ गया आपका 9 प्लस में p स्क्वायर। तो मैं स्क्वायर इसलिए करता हूँ दोनों तरफ ताकि मेरे को ये स्क्वायर रूट यहाँ पे ना लगाना पड़े। तो इसका स्क्वायर कितना आएगा बताओ, 9 प्लस में p स्क्वायर आ जाएगा और इधर कितना है आपका 25। तो p स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, 25 में से 9 गए 16। अब छोटे बच्चे क्या करते हैं, p की वैल्यू सीधी क्या लिख देते हैं, 16 का अंडर रूट यानी कि 4। लेकिन इसका मतलब पता है क्या होता है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसको सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि p की कितनी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी। आप कह रहे हो 4, मैं कहता हूँ क्या 4 पुट करने से ही 4 का स्क्वायर 16 आता है। आप कहोगे नहीं, 4 का स्क्वायर भी 16 होता है और -4 का स्क्वायर भी 16 होता है। तो यानी कि p की 2 वैल्यू पुट कर सकते हैं, एक 4 और एक -4। तो आगे से 10th क्लास में कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि आपको दोनों तरफ स्क्वायर रूट करना है तो साइन हमेशा क्या लोगे, प्लस माइनस का, क्योंकि आपको पता है 2 आंसर आएंगे किसके, एक प्लस का और एक माइनस का। तो यहाँ से p का जो आंसर आ गया, एक 4 आ गया और एक आपका क्या आ गया, -4। तो सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया। ऐसे क्वेश्चन में जो 4 ओनली कहे, -4 ओनली कहे, उसको आप क्या कर देना, इग्नोर कर देना। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, सोल्व भी करके देख सकते हो। सॉल्यूशन आपको आना चाहिए इतना। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है पैरेललोग्राम का। पूरे आपका जो ये 7th चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें कहीं पे भी पैरेललोग्राम का अगर नाम आ जाए ना तो मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। पैरेललोग्राम आपको सबको पता है, अगर रेक्टेंगल को टेढ़ा कर दे तो वो क्या बन जाती है, पैरेललोग्राम बन जाती है। उसकी सारी साइड्स इक्वल नहीं होती लेकिन अपोजिट साइड्स इक्वल होती है और ये डायगोनल जो होते हैं इक्वल नहीं होते। लेकिन एक खास बात होती है इसके डायगोनल्स की, वो मैं आपको बताता हूँ। पूरे चैप्टर के अंदर जितने भी पैरेललोग्राम के क्वेश्चन बनते हैं उसकी एक ही प्रॉपर्टी आपको यूज करनी है, वो क्या, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब ये होता है, देखो कि ये डायगोनल है, मान लो ये डायगोनल है और एक ये डायगोनल है, दोनों बाइसेक्ट करने का मतलब ये होता है कि ये मान लो मिड पॉइंट है इसका m, तो जो मिड पॉइंट AC डायगोनल का होगा ना वही मिड पॉइंट आपके BD डायगोनल का होगा। मतलब मान लो ये टोटल 10 है तो ये कितना हो गया 5, ये कितना हो गया 5, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। ये टोटल 8 है तो ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 4। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जो मिड पॉइंट AC का होगा वही मिड पॉइंट आपका क्या होगा, BD का। तो बाइसेक्ट करने का दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, हम क्या लिखेंगे, मिड पॉइंट्स या मिड पॉइंट ऑफ AC ये इक्वल होगा क्या, मिड पॉइंट ऑफ BD। यानी कि आपको दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट निकाल के इक्वल रख देना है और आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। बस कोई भी क्वेश्चन आपको पैरेललोग्राम का दिखे ना, आपको यही प्रॉपर्टी लगानी है कि दोनों डायगोनल के मिड पॉइंट को क्या रख दो, इक्वल रख दो, बस आपका पैरेललोग्राम का क्वेश्चन खत्म। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, आपको ये 4 पैरेललोग्राम के वर्टिसेस दे रखे हैं A, B, C और D और आपको A और B की वैल्यू बतानी है। आप क्या करो, इसका डायग्राम बना लो, जो भी पैरेललोग्राम दे रखी है उसका एक डायग्राम बना लो, रफ डायग्राम, ठीक है। जो आप वर्टिसेस लोगे ना उसको स्टार्ट कहीं से कर दो लेकिन ऑर्डर के अंदर लेने हैं। A यहाँ लिख दिया, B यहाँ लिख दिया, तो C को यहीं लिखना है, ठीक है, बीच में से छोड़ना नहीं आपको, और D यहाँ लिखना है। अब देखो A के वर्टिसेस कितने बताओ, 1, 2, इसके कितने हैं 4, 6, ये कितना है आपका 5, 7 और ये कितना है AB। आपको A और B की वैल्यू बतानी है, A और B की क्या बतानी है, वैल्यू। मैं पहले आपको डिटेल में सोल्व कराता हूँ, फिर पेपर में कैसे डायरेक्ट आपको आंसर बताना है वो तरीका बताऊँगा। अगर ये क्वेश्चन आ जाए आपका क्या सब्जेक्टिव में, तो आप क्या लिखोगे, वी नो दैट, मैं सब्जेक्टिव भी बता देता हूँ साथ साथ में कि कैसे लिखना है। वी नो दैट इन ए पैरेललोग्राम के अंदर क्या होता है, मिड पॉइंट ऑफ AC। अभी मैंने बताया मिड पॉइंट ऑफ AC वो किसके इक्वल होता है, मिड पॉइंट ऑफ BD के। ये AC और BD क्या होते हैं, इनके
डायगोनल। और मिड पॉइंट फॉर्मूला मैंने आपको क्या बता रखा है, मिड पॉइंट क्या होता है, AC का अगर आप मिड पॉइंट निकालना चाहते हो तो कैसे निकालते हो बताओ, दोनों x वाले कोऑर्डिनेट को जोड़ के 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। दोनों x वाले कोऑर्डिनेट यानी कि 1 और 5 इसको ऐड करके और 2 से क्या कर दो, डिवाइड। ऐसे ही y वाले 2 और 7 को ऐड करके 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ठीक है, ये हो गया मिड पॉइंट किसका, AC का। BD का निकालना हो तो देखो x वाला कोऑर्डिनेट दोनों को क्या करो, ऐड, तो a+4 आ गया और 2 से क्या कर दो, डिवाइड। ऐसे ही y के कोऑर्डिनेट कितने हैं, एक b एक 6, दोनों को जोड़ के 2 से क्या कर दो, डिवाइड। ये क्या आ गया, आपके मिड पॉइंट्स आ गए दोनों के। अब 2 पॉइंट इक्वल है तो इसको आप क्या लिख सकते हो बताओ, 1 + 5 कितना होता है, 6/2 और ये कितना होता है आपका 9/2। ये इक्वल है a+ में 4/2 और कोमा b+ में 6/2। 2 पॉइंट आपस में इक्वल देखो तभी होते हैं जब x वाला कोऑर्डिनेट इसके इक्वल होगा और y वाला कोऑर्डिनेट इस y वाले कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। ठीक है, तो आप इक्वेट कर दो बस और क्वेश्चन खत्म। आप जो है ना इक्वेट कर दो, क्या लिखोगे बताओ, a+4/2 ये इक्वल होगा किसके, 6/2 के। ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। a+4 किसके इक्वल आ गया, 6, तो a कितना आएगा, 6 - 4 यानी कि 2। a की वैल्यू आ गई। b की वैल्यू कैसे निकालोगे बताओ, इसको इक्वेट कर लो। b + 6/2 इक्वल टू क्या होता है आपका 9/2। 2 से 2 कट जाएगा, b कितना आएगा, 9 - 6 यानी कि कितना आ गया, 3। आपसे a और b की वैल्यू पूछी है, a कितना 2, b कितना 3। ऑप्शन में मिला लो ध्यान से, b ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। a कितना 2 और b कितना 3। ये तो था आपका अगर पेपर में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए तब आपको करना है। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन पेपर में ऑब्जेक्टिव आएगा तो आप ऐसे बिल्कुल भी नहीं करोगे। आपको क्या करना है, ये छोटा सा डायग्राम बनाना है। अगर कोई बच्चा थोड़ा सा भी इंटेलिजेंट होगा तो मैं बताऊंगा बिना डायग्राम बनाए भी वो इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकता है। देखो ए और AC जो डायगोनल है ना, इसमें x वाले दोनों कोऑर्डिनेट का सम कितना है बता दो मेरे को, 5 और 1 कितना है, 6 है। सम कितना है, ये 6 है। इधर इन दोनों का सम कितना होगा, देखो ये a है और ये कितना है, 4। इनका सम भी कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। अब बताओ मेरे को, 4 तो यही है तो a की जगह आपको कितना रखना पड़ेगा, 2। तो a की जगह कितना रखना पड़ेगा, 2। आ गया सम 6, ये डायरेक्ट वैल्यू आ गई। ऐसे ही देखो इधर जो है इनका सम कितना है आपका, 2 और 7 कितना होता है, 9। तो इनका सम भी आपको y वाले कोऑर्डिनेट का सम कितना बनाना पड़ेगा, 9। 6 तो ये है ही, तो b की जगह आपको कितना रखना पड़ेगा, 3। तो b की जगह आपको कितना रखना पड़ेगा, 3। देखो मैंने बिना कुछ लिखे आपको आंसर बता दिया कि a कितना आएगा, 2 और b कितना आएगा, 3। आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से पैरेललोग्राम का कोई भी क्वेश्चन आपके आएगा ना पेपर में MCQ में, तो आप बिना कुछ लिखे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। आपको यहीं से देखना है, ये पेपर के अंदर ये 4 पॉइंट आपको गिवन मिलेंगे। आपको क्या करना है, A और C को देखना है पहले, A और C को। ये रहा A और ये रहा C। इसमें जो x वाले दोनों कोऑर्डिनेट है उसको जोड़ो, कितना आ गया, 6 आ गया। और फिर B और D में x वाले कोऑर्डिनेट को जोड़ो, ये कितना है, 4 और ये कितना है, A। ये कितना है, 4 और ये A। इन दोनों का सम और ये आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो A की वैल्यू कितनी आएगी, 2। ऐसे ही आपको क्या देखना है, फिर B और D को देखना है। आपको क्या देखना है, A और C में y वाले कोऑर्डिनेट को, ये कितना है, 2 और ये कितना है, 7। कितना आ गया, 9। और इनमें 6 और ये b यानी कि 6 + b, तो यहाँ से b कितना आएगा, 3। तो देखो कितनी आसानी से मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से बिना कुछ लिखे अब पेपर में जैसे ही क्वेश्चन आएगा पेपर के अंदर ही चाहे ऐसे आप लाइन खींच के और उसको सोल्व कर सकते हो। और सब्जेक्टिव आ गया तो आपको कैसे करना है वो मैंने आपको वो तरीका भी बता दिया। तो MCQ सीरीज़ का यही फ़ायदा है कि सब्जेक्टिव में भी आपको सोल्व करने में हेल्प मिलेगी काफ़ी, और ऑब्जेक्टिव के अंदर तो मैं आपको बताऊँगा कि बहुत जल्दी किसी भी क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व कर सकते हैं। कुछ ही क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके लिए हमारे को थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी एग्जाम में, अदरवाइज मैक्सिमम क्वेश्चंस को हम बिना सोल्व किए ही क्वेश्चन का आंसर सीधा बताऊंगा मैं। ठीक है, मैं आपको ऐसी ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा सारे क्वेश्चंस की कि आप सोल्व आपको कम से कम करना पड़े और आप डायरेक्ट उसका सही आंसर बता सके। अब ये देखो, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q इज गिवन बाय, आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं, एक P है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है 0, और एक Q है, इसके कोऑर्डिनेट है x, 0। आपको सिर्फ इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बतानी है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है बताओ, x वाले कोऑर्डिनेट में से x का कोऑर्डिनेट माइनस करते हैं, ये x है और ये 0 है। इन दोनों को जब आपस में माइनस करोगे तो x में से 0 माइनस करोगे तो x ही आएगा। ऐसे ही y वाले कोऑर्डिनेट देखो, ये y है, ये 0 है, तो y में से 0 को माइनस करोगे तो y आएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा आपका, x² प्लस में y², और यही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। ये रहा सी ऑप्शन। अब कई बच्चे क्या करते हैं, इसको ये लिख देते हैं कि x प्लस वाई। बहुत सारे बच्चे इसको x प्लस वाई लिख देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि एक होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर और एक होता है x² प्लस y²। ये दोनों इक्वल नहीं होते। इसका तो मतलब क्या है, आप मान लो x की वैल्यू कितनी है 2
और y की वैल्यू कितनी है 3। तो x प्लस वाई का जो होल स्क्वायर होता है उसका क्या मतलब होता है, आप x की वैल्यू कितनी पुट करो 2 और y की वैल्यू पुट करो 3। 2 और 3 कितना होता है 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मतलब क्या होता है, x का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, y यानी कि 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, ये कितना आएगा 13। आप बताओ मेरे को 25 और 13 तो इक्वल नहीं होते ना, क्योंकि फॉर्मूला होता है आपका x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2xy, ये फॉर्मूला होता है आपका। तो ये आप ऐसे थोड़े कह सकते हो कि ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल है, क्योंकि इसमें तो 2xy ऐड होएगा और इसमें ऐड हो नहीं रखा है। तो आपका ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आप एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर नहीं मान सकते। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ऐसे ही ये क्वेश्चन है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस आपको अगर एक्स एक्सिस से बतानी हो या आपको वाई एक्सिस से बतानी हो तो कैसे बताते हैं। एक्स एक्सिस से बतानी हो तो जो वाई कोऑर्डिनेट होता है ना वही हमारा क्या होता है आंसर होता है, ठीक है। और साइन को हमेशा इग्नोर करना है, चाहे वाई कोऑर्डिनेट प्लस का होता चाहे माइनस का होता, हमारा आंसर क्या आता है प्लस का 3 आता। अगर ये पॉइंट ये होता ना 2,-3 तब भी हमारा आंसर जो कितना आता है वो 3 ही आता। माइनस के साइन को हमें इग्नोर करना है, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द ओरिजिन। मैंने आपको क्या बताया था लेक्चर के स्टार्टिंग में, अगर ओरिजिन से डिस्टेंस निकालनी हो तो आपका जो डायरेक्ट आंसर होगा वो कितना होगा, एक्स वाले कोऑर्डिनेट का स्क्वायर कर दो, -6 का स्क्वायर कितना होता है 36, वाई वाले कोऑर्डिनेट का स्क्वायर करो 64, ये कितना आ गया √100, स्क्वायर रूट कितना होता है 100 का 10। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा आपका 10 आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है जो आप बहुत ही आसानी से सोल्व कर सकते हो। यहाँ पे देखो क्या कहता है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस इज 5 यूनिट। इन दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है आपको, 5 यूनिट दे रखी है। वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ एक्स, देखो वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ एक्स यानी कि मैंने आपको क्या बताया था अभी लेक्चर के स्टार्टिंग में, ये 2 पॉइंट है मान लो a, b, इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं 2, -2 और इसके कोऑर्डिनेट है -1, x और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 5। मैंने आपको बताया था ऐसे ऐसे सभी क्वेश्चन में x की 2 वैल्यू निकल के आती है। अब आप कहोगे यहाँ पे तो नहीं है, इसने ये पूछा है वन ऑफ दी वैल्यूज ऑफ x, यानी कि x की जो 2 वैल्यू होगी उसमें से जो एक वैल्यू होगी वो कौन सी होगी। तो आपको एक वैल्यू के ऊपर फोकस करना है। तो आप इस क्वेश्चन को क्या करोगे, सोल्व करोगे। आप सोल्व कर लो। देखो ए बी के बीच की डिस्टेंस आपको क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 5। मैंने क्या कहा था दोनों तरफ क्या कर दो स्क्वायर कर दो। ए बी स्क्वायर कितना आएगा बताओ 25 आएगा, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। अब ए और बी के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, मैंने आपको क्या बता रखा है कि एक्स वाले कोऑर्डिनेट में से एक्स वाला कोऑर्डिनेट माइनस करते हैं, ठीक है। 2 और -1 बताओ आपस में माइनस करोगे तो क्या होता है, ऐसे माइनस करते हो ना, यानी कि 3, यानी कि दोनों का अगर साइन अपोजिट हो तो आप क्या कर दिया करो, दोनों को ऐड कर दिया करो। 2 और 1 का एडिशन कितना होता है 3, तो आप सीधा क्या लिखा करो 3 का स्क्वायर। अब देखो x और ये माइनस का 2, आप ये मान लो ये प्लस का है और ये क्या है माइनस का, दोनों के साइन क्या है अपोजिट है, एक प्लस का एक माइनस का। जब भी साइन अपोजिट हो तो आप क्या करते हो, दोनों को ऐड करते हो और बीच में साइन क्या लगाते हो प्लस का। तो ये आ गया आपका क्या ए बी का स्क्वायर और यहाँ कितना है आपका 25 है। तो बताओ यहाँ से कोई भी बच्चा एक्स की वैल्यू आसानी से निकाल देगा। तो आपको क्या करना है, स्क्वायर खोलना नहीं है आपको। ये प्लस का 9 है, उधर आगे क्या होएगा माइनस का 9 होएगा। आपको मैंने अभी बताया था क्या कि अगर आपको दोनों तरफ स्क्वायर रूट करना है तो आप साइन किसका लगाओगे, प्लस माइनस का, ठीक है। तो x + 2 का जो आंसर आएगा आपका वो कितना आएगा +- का 4। 2 कॉलम बनाओ, एक बार x + 2 2 जगह लिखो। ये +-4 का मतलब होता है एक बार इसकी वैल्यू प्लस की 4, एक बार कितनी होगी -4। तो यहाँ से x कितना आएगा बताओ 4 - 2 यानी कि कितना आ गया 2 आ गया। और यहाँ से अगर आप x निकालोगे तो -4 - 2 यानी कितना आ गया -6। मैंने क्या बताया था आपको, हमेशा ही x की 2 वैल्यू निकल के आएगी। अब आप देख लो एक वैल्यू इसमें से कौन सी आपके ऑप्शन से मैच करती है, -6 और 2 है। -6 आपको कहीं नज़र नहीं आ रहा लेकिन 2 तो आ रहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 2 आएगा, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। सब्जेक्टिव में आए तब भी आपको ऐसे करना है, ऑब्जेक्टिव के अंदर आए तो आपको रफ के अंदर ऐसे सोल्व करके देखना पड़ेगा। अदरवाइज आप क्या करोगे, ऑप्शन का सहारा लोगे। लेकिन एक 10th क्लास के बच्चे के लिए ऑप्शन से क्वेश्चन को सोल्व करना थोड़ा सा क्या होता है, मुश्किल होता है, क्योंकि उसका मेंटल लेवल इतना नहीं होता, वो कहीं ना कहीं मिस्टेक कर देगा। तो इससे अच्छा क्या है, इसी तरीके से बेसिक मेथड से करना सीख लो आप, ताकि ऑब्जेक्टिव के अंदर भी आपकी हेल्प हो जाएगी और सब्जेक्टिव के अंदर भी, ठीक है। तो ये आपके थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फर्स्ट लेक्चर के क्वेश्चंस। इससे आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप जो है ना आसानी से सोल्व कर सकते हो आज के लेक्चर के बाद, और ऑब्जेक्टिव की तो मैंने आपको बता ही दिया कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। इस
जो टॉपिक है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, इसके ऊपर मैं एक लेक्चर और बनाऊंगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, और उसके बाद पेपर में से कोई भी क्वेश्चन आ जाए कहीं से भी कैसे भी घुमा फिरा के पूछ ले, आप हर क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सोल्व कर पाओगे। ठीक है, आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर। हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, कैसे आप सब। स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एमसीक्यूज़ का पार्ट नंबर 2। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस करवाए थे, और 5-6 तरह के क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनका मैंने आपको सबका शॉर्टकट आपको बता दिया कि एग्जाम में आपको बिना सोल्व किए अगर एमसीक्यू में वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो डायरेक्ट आप कैसे उसका आंसर बता सकते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में हम कुछ और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सोल्व करेंगे और उसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। इन क्वेश्चंस के अलावा कोई भी क्वेश्चन पेपर में आपका एमसीक्यू के रूप में नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पी एंड क्यू। इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है सिचुएटेड एट द सेम डिस्टेंस, यानी आपको एक एक्स एक्सिस के ऊपर एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है। मान लो एक ये ए पॉइंट ऐसा है जो इन दो पॉइंट से पी और क्यू से क्या है, इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है ए की जो डिस्टेंस है ना पी से, वो उतनी ही है जितनी इसकी डिस्टेंस कितनी है, क्यू से है। इस क्वेश्चन का ये मतलब है। तो आपको ये ए पॉइंट ढूंढना है। अब ये पॉइंट कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था एक्स एक्सिस पे जब भी कोई पॉइंट आपको मानना हो तो वो कैसा मानेंगे हम, x,0 के रूप में। तो इस पॉइंट को क्या मान लो आप, x,0। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताओ क्या कंडीशन है आपकी, ए की डिस्टेंस पी से यानी ए पी वो इक्वल है किसके, ए क्यू के। अगर ए पी ए क्यू इक्वल है तो ए पी स्क्वेयर इक्वल टू क्या होगा, ए क्यू स्क्वेयर। मैं स्क्वेयर क्यों करता हूँ, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूले के अंदर मेरे को स्क्वेयर रूट लगाना पड़ता है। स्क्वेयर करने से वो स्क्वेयर रूट क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। तो आप क्या करो, देखो इन दोनों को आपस में क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। एक आप x को पॉजिटिव मान लो, ये प्लस का है और ये माइनस का है। जब दोनों के साइन अपोजिट होते हैं तो हम क्या करते हैं, ऐड करते थे ना। तो x+2 का होल स्क्वायर होएगा। एक 9 है एक 0 है तो कितना होएगा, 9 का स्क्वायर होएगा। इधर क्या होएगा, देखो x-2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होएगा आपका -5 का स्क्वायर। आप इसको स्क्वायर खोल लो। a+b का होल स्क्वायर क्या होता है बताओ, a² + b² + 2ab, और 9 का स्क्वायर हो गया 81। इसका स्क्वायर खोलो, a² + b² - 2ab, और इसका स्क्वायर कितना होता है 25। अब आप क्या है, दोनों तरफ से जो कटते हैं x² कट गया +4 कट गया, यहाँ से क्या बच गया 4x। इस -4x को इधर ले आओ, +4x हो जाएगा। ये 25 है ही, इस +81 को उधर ले जाओ तो 8x किसके इक्वल आ गया, -56। तो x कितना आएगा, -7। तो x ही तो निकालना था हमारे को, x निकल गया। उसके बाद पॉइंट आपने क्या माना था, x,0 यानी कि -7,0। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, -7,0। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा चांस होते हैं कि सब्जेक्टिव के अंदर पूछे जाएंगे, तो ये मेथड सबसे बेस्ट है। इस तरीके से आपको करना है क्वेश्चन। अब इसमें देखो क्या कहता है, द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इन द रेशो 1:2 इंटरनली। देखो ये इंटरनली जो वर्ड है ना, इसका आपके लिए कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 10th क्लास के सिलेबस के अंदर एक्सटर्नल डिवीजन नहीं है, सिर्फ इंटरनल डिवीजन है। यानी कि आपको इस इंटरनली वर्ड से कोई मतलब ही नहीं है। आपको सिर्फ ये बता रखा है कि जो पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को 1:2 में बांटेगा वो पॉइंट किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। आप कहोगे पहले अगर हमें पॉइंट पता लग जाए तो फिर क्वाड्रेंट तो आसानी से पता लग ही जाएगा। पहले तो आप पॉइंट निकालो, 7, -6 और 3, 4, और ये एक ऐसा पॉइंट P है जो इस लाइन सेगमेंट AB को किस रेशो में बांटता है, 1:2 में। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो आप निकाल ही सकते हो सेक्शन फॉर्मूला से। x की वैल्यू क्या होती है बताओ मेरे को, इस 1 की मल्टीप्लाई हम किससे करते हैं, 3 से, और इस 2 की मल्टीप्लाई हम किससे करते हैं, 7 से, और नीचे क्या आता है 1 + 2 यानी कि 3। ये कितना आ गया 14, 14 + 3 17, 17/3 आ गया। y क्या होता है, इस 1 की मल्टीप्लाई करते हैं हम 4 से, और इस 2 की मल्टीप्लाई हम करते हैं किससे, -6 से, और डिवाइड बाय कितना आएगा 3, यानी कि -8/3। तो जो ये पॉइंट है हमारा P वो किसके इक्वल आ गया, 17/3 और -8/3। अगर आपसे पॉइंट पूछा जाता तो ये है, लेकिन आपसे पूछा ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में है। अब मैं आपको थोड़ा क्वाड्रेंट का और बता देता हूँ। देखो इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड, इसको बोलेंगे थर्ड, और इसको बोलेंगे फोर्थ। ये इनके नाम फिक्स होते हैं, आप इनको चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या होता है, x की वैल्यू पॉजिटिव होती है और y की वैल्यू भी क्या होती है, पॉजिटिव। आप देख लो x 1 2 3 और y 1 2 3, x और y दोनों क्या आएंगे, पॉजिटिव। इसमें देखो x क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, इधर आएगा, और y क्या रहेगा, पॉजिटिव। इसमें x और y दोनों क्या होते हैं, नेगेटिव। इसमें x तो क्या है देखो पॉजिटिव है, और y क्या है यहाँ पे नेगेटिव है। अब इसमें से देख लो x क्या है, पॉजिटिव,
और y क्या है नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव वाला कौन से क्वाड्रेंट में होता है आपका, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। तो ये पॉइंट आपका कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। तो आपकी प्रैक्टिस होगी इस क्वेश्चन से, क्या रेशो निकालना, रेशो दे रखा था, पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, वो भी आप निकालना सीख गए, और फिर उसके बाद ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है ये भी आप आसानी से बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं कि आपको ये 3 पॉइंट दे रखे हैं एम, एन और पी, ये एक ट्रायंगल बनाते हैं तीनों। ये ट्रायंगल किस टाइप की होगी, देखो आपको सभी ट्रायंगल की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है, जिसकी 2 साइड इक्वल होती है, जिसमें 2 साइड क्या होती है, इक्वल, उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। इक्विलैटरल क्या होती है, जिसमें तीनों साइड इक्वल होती है, उसको इक्विलैटरल बोलते हैं। और स्केलन क्या होती है, जिसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, नो साइड इज इक्वल, वो होती है स्केलन। राइट ट्रायंगल क्या होती है, अब राइट ट्रायंगल कैसे प्रूव करते हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर देखो, राइट ट्रायंगल प्रूव होती है हमेशा पाइथागोरस थ्योरम से। ये मान लो बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, हाइपोटेनियस है। राइट ट्रायंगल कब बनती है, जब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल हो बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर। यानी कि ये क्या होती है, एक लेंथ ही तो होती है। बेस का मतलब इसकी लेंथ ये 3 है मान लो, परपेंडिकुलर का मतलब ये लेंथ मान लो 4 है, हाइपोटेनियस का मतलब ये लेंथ मान लो कितनी है, 5। आपने तीनों की तीनों साइड निकाल ली, ठीक है। ये ट्रायंगल है मान लो ए बी सी, आपने तीनों साइड निकाल ली, ए बी बी सी सी ए। आप क्या करो, उनका स्क्वायर करो तीनों का। आप तीनों का स्क्वायर करोगे और फिर क्या आएगी, एक 3 का स्क्वायर आएगा, एक 4 का स्क्वायर आएगा और एक 5 का स्क्वायर आएगा। अगर सबसे बड़ी वाली जो वैल्यू है उसका स्क्वायर इक्वल आ जाए बाकी दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल, तब वो ट्रायंगल क्या होती है, आपकी राइट ट्रायंगल होती है, ठीक है। यही तो पाइथागोरस थ्योरम होती है। तो आपको अगर राइट ट्रायंगल प्रूव करनी हो तब भी हम डिस्टेंस फॉर्मूले से करेंगे, और बाकी तीनों में से कोई करनी हो तब भी हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो मैंने ये बेसिक आपको बता दिया। अब देखो क्वेश्चन क्या है, इसकी मैं तीनों साइड निकाल लेता हूँ। देखो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको यूज करना आना चाहिए, कैसे निकालते हैं डिस्टेंस, वो 100% आपके माइंड में होना चाहिए, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूले में अगर आपसे मिस्टेक होगी तो फिर पूरा चैप्टर ही जो है ना आपको मुश्किल लगने वाला है। ये m से लेके n डिस्टेंस निकाल लो आप। डिस्टेंस फॉर्मूले से कैसे निकालते हो, 0 और -5 यानी कि 5 का स्क्वायर, और 6 में से 3 गए 3 का स्क्वायर, ये आ गया √34। अब आप क्या निकाल लो, m n n p निकाल लो, n से लेके p, ये वाली साइड निकाल लो। 3 और 5 कितना होएगा, 8, क्योंकि साइन अपोजिट है इसलिए मैंने जोड़ दिया। और ये कितना हो जाएगा आपका 4, यानी कि √68 आ गया। इसी तरह से अब आप क्या निकाल लो, m से लेके p निकाल लो, एम पी निकालो, ये कितना आ गया, 3 में से 0 गया 3 यानी कि 9, और ये 6 में से 1 गया 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ये आ गया आपका √34। अब आप यहाँ से ध्यान से देखो, ये साइड और ये साइड क्या है, दोनों इक्वल है। अगर दो साइड इक्वल हो जाती है तो ट्रायंगल क्या बनती है, आइसोसेलेस। इस क्वेश्चन के ऑप्शन गलत है बिल्कुल, ठीक है। ये ट्रायंगल आइसोसेलेस तो है ही, ये राइट ट्रायंगल भी है। राइट ट्रायंगल कैसे है, मैं एम एन का स्क्वायर निकालूँ, देखो मैंने कहा था तीनों साइड निकाल के तीनों का स्क्वायर निकाल लो। इसका स्क्वायर कितना होता है 34, मैं एन पी का स्क्वायर निकालूँ वो 68 है, और मैं एम पी का स्क्वायर निकालूँ वो कितना है आपका 34 है। इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो बताओ क्या 68 नहीं आ जाएगा वापस से। तो यानी कि ये ट्रायंगल आइसोसेलेस तो है ही है, साथ में क्या है, राइट ट्रायंगल भी है। तो इसको बोलते हैं हम राइट ट्रायंगल या राइट एंगल्ड, इसका नाम क्या होता है ट्रायंगल का, राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी कि जो राइट एंगल्ड होने के साथ साथ आइसोसेलेस भी हो। आप सोचोगे ऐसा कैसे हो सकता है, हाइपोटेनियस तो सबसे बड़ी साइड होती है, ठीक है। ये दोनों साइड अगर इक्वल हो जाए तो इसको हम बोलते हैं इट इज़ ए राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका, राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये जो ऑप्शन गिवन है ये गलत गिवन है आपको, ऐसा नहीं हो सकता कि आइसोसेलेस दे दे और राइट एंगल दे दे, ये तो दोनों ही है, ठीक है। आपको लिखा मिलेगा राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो ये आपका सही ऑप्शन है, ठीक है। मैंने आपको सारा प्रूव करके बता दिया। अब इसमें देखो ये आसान सा क्वेश्चन है, सिर्फ आपको क्या निकालना है, रेशो। फाइंड द रेशो इन विच दिस पॉइंट डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ दिस एंड दिस। इन दोनों को ज्वाइन करने वाला एक लाइन सेगमेंट बना लो आप, 2 3, और ये क्या है आपका 7 8। अब कहता है ये वाला जो पॉइंट है ना, इसको बीच में ले लो कहीं, 4 5, ये इसको किस रेशो में डिवाइड करता है, मैं मान लेता हूँ के रेशो 1 में डिवाइड करता है। तो बताओ मैंने सेक्शन फॉर्मूला में क्या बताया था आपको, इस 4 की हेल्प से आप के की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। 5 की हेल्प से भी निकाल सकते हो, 4 की हेल्प से भी निकाल सकते हो। तो मैं 4 की हेल्प से निकाल रहा हूँ। आप क्या करते हो, एक्स वाले कोऑर्डिनेट को कंसीडर करो बस, इनको के की मल्टीप्लाई किससे करते हैं 7 से, 7 के 1 की मल्टीप्लाई किससे करते हैं 2 से, यानी कि 2, और नीचे क्या होता है दोनों रेशो का सम, यानी कि k + 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 7k प्लस में 2, और इसकी 4 से करोगे तो कितना आएगा आपका 4k प्लस में 4,
तो यानी कि 3k किसके इक्वल आ गया 2, तो k कितना आ गया आपका 2/3, तो रेशियो कितना आ गया आपका बताओ 2:3 आ गया। 2:3 ही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है, ठीक है, ये आ गया आपका 2:3। मैं बता देता हूँ आपको, अगर आप y की हेल्प से निकालना चाहते हो तो y की हेल्प से भी निकाल सकते हो, इसकी हेल्प से, ठीक है। ये 5 की वैल्यू क्या होगी फिर बताओ, फिर y वाले को कंसीडर करो, x वाले को छोड़ दो, k की मल्टीप्लाई किससे करो अब की बार 8 से, तो कितना होएगा 8k, 1 की मल्टीप्लाई करो किससे 2 से, यानी कि 2, और नीचे क्या होता है दोनों रेशो का सम यानी k+1। आपको देखो दोनों चीज़ें आनी चाहिए, एग्जाम में आपको एक से निकाल के दिखानी है, लेकिन प्रैक्टिस जब आप करोगे घर से तो आप दोनों की करो ताकि आपकी कैलकुलेशन भी अच्छी हो जाए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये कितना आएगा आपका 5k प्लस में 5, तो ये कितना आएगा माइनस करके 3k, और ये आपका कितना आएगा, कहाँ पे मिस्टेक होगी अपनी, 8k प्लस 2, ये कितना है आपका 8k, और सॉरी ये प्लस 2 नहीं है, हम क्या करें y वाली वैल्यू से करनी थी मेरे को, ये 3 करना था, मैं x वाली वैल्यू से कर गया, ये क्या है 3 है आपका, तो 8k प्लस में क्या आएगा 3 आएगा, तो 5 में से 3 गया 2, तो k की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 2/3, देखो वही 2/3 यहाँ से आई थी वही यहाँ से आ गई, तो रेशो कितना आ गया आपका 2:3। तो आप चाहे x वाली वैल्यू से निकाल लो चाहे y वाली वैल्यू से निकाल लो, दोनों से आंसर आपका सेम आएगा। पेपर के अंदर अगर ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आ जाता है तो आपको किसी एक से सोल्व करके दिखाना है, या तो y की हेल्प से या x की हेल्प से, दोनों से नहीं करना आपको, ठीक है। एक से कर दोगे तब भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अब इसमें देखो क्या है, 2 वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर आर पी एंड क्यू, 2 वर्टिसेस आपको दे रखे हैं, एंड इट्स सेंट्रोइड इज दिस, और इसकी सेंट्रोइड दे रखी है, आपको आर यानी कि जो तीसरा वर्टेक्स है उसके कोऑर्डिनेट बताने हैं। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये सेंट्रोइड होता क्या है, देखो पहले इसके बारे में हम सीखते हैं। मान लो एक ट्रायंगल है ABC, तीनों वर्टिसेस है इसके, पहला है x1 y1, दूसरा x2 y2, तीसरा x3 y3। एक ट्रायंगल की 3 मीडियन होती है, मीडियन क्या होती है, ये मान लो इसका मिड पॉइंट है, P जो है ना वो BC साइड का क्या है मिड पॉइंट है, तो इस AP को हम क्या बोलते हैं मीडियन बोलते हैं, ये वाली AP क्या होती है आपकी मीडियन। इसी तरह से ट्रायंगल की 3 मीडियन होती है, एक ये BQ होएगी और एक ये CR होएगी, और तीनों मीडियन की एक खास बात होती है कि तीनों एक ही पॉइंट से पास होती है, और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं सेंट्रोइड बोलते हैं, ठीक है, इसका नाम क्या होता है सेंट्रोइड। और इस सेंट्रोइड के हम कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, अगर x कोऑर्डिनेट निकालना हो सेंट्रोइड का तो तीनों x वाली वैल्यू को जोड़ दो, x1 x2 x3, और 3 से क्या कर दो डिवाइड। इसी तरह से y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 करोगे तो सेंट्रोइड का क्या निकल जाएगा आपका y कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। तो ये सेंट्रोइड का क्या होता है फॉर्मूला होता है, यानी सेंट्रोइड होता क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 मीडियंस, जो ट्रायंगल की तीनों मीडियन होती है उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम सेंट्रोइड बोलते हैं। अब देखो क्वेश्चन, इसमें आपसे सेंट्रोइड नहीं पूछा, इसमें सेंट्रोइड दे दिया और तीसरा वर्टेक्स पूछ लिया, तो आपको तो वही अपना फॉर्मूला लगाना है। आप ट्रायंगल बना लो, ट्रायंगल बना लिया आपने, P कितना है आपका -1,4 और Q कितना है आपका 5,2, R नहीं पता आपको, नहीं पता तो इसको x, y मान लो। सेंट्रोइड इसको नाम इसने G दे रखा है 0,3 -3। आपसे कहता है कि इस R की वैल्यू निकालो, आप R की वैल्यू यानी कि x और y की वैल्यू। आप मेरे को बताओ सेंट्रोइड का जो ये x कोऑर्डिनेट होता है ना, ये किसके इक्वल होता है, इन तीनों x वाली वैल्यू को जोड़ के और 3 से क्या करते हैं भाग करते हैं, तो जोड़ दो, ये कितना है x, ये कितना है 5 और ये कितना है -1, और 3 से क्या कर दो डिवाइड। अब बताओ यहाँ से तो कोई भी बच्चा x की वैल्यू निकाल देगा, x + 4 = 0, यानी कि x कितना आ गया आपका -4 आ गया। अब ऐसे ही y निकालें, y का मतलब ये -3, यहाँ से -3 की वैल्यू जो होती थी वो क्या होती थी, y प्लस में 2 और प्लस में 4, तीनों y वाली वैल्यू को जोड़ के और 3 से क्या करते थे हम डिवाइड करते थे। तो यहाँ से y + 6 क्या आ गया -9, तो y कितना आ गया आपका -15। तो r आपने क्या माना था x, y, x की वैल्यू कितनी आई बताओ -4 और y की वैल्यू कितनी है -15। तो यही आपके इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है, -4 और -15। तो सेंट्रोइड के ऊपर भी क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाता है तो आप इस तरीके से उसको सोल्व कर सकते हैं। अब देखो क्या कहता है, ये मैंने क्वेश्चन कल आपको बताए थे लेक्चर में कि आपसे ये पूछ लिया जाए कि एक्स एक्सिस इस लाइन सेगमेंट को किस रेशो में बांटता है। तो मैंने क्या बताया था, अगर एक्स एक्सिस का क्वेश्चन आता है तो आप किस पे ध्यान दोगे, वाई कोऑर्डिनेट्स पे। ये 3 है और ये कितना है 6 है, और इसके साइन को इग्नोर कर दो, आप सिर्फ ये मान लो ये कितना है 3:6 है। आप 3:6 का मतलब जानते हो 3/6 यानी कि 1/2, तो ये कितना आएगा आपका 1:2। ऐसे क्वेश्चंस का आप आंसर ओरल दे सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर सब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आएगा तो कैसे सोल्व करना है वो मैंने कल आपको बताया था। यहाँ पे देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कहता है इफ़ m इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट
ज्वाइनिंग दिस एंड दिस, यानी कि एक लाइन सेगमेंट बना लो जो P और Q को ज्वाइन करने से बना है। P के कोऑर्डिनेट क्या है -3, और इसके कोऑर्डिनेट क्या है 1, y+4। इसका m जो है ना ये वाला, ये इसका मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है -1, आपको y की वैल्यू बतानी है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, बस आप मेरे को ये बता दो। ये जो -1 वैल्यू होती है मिड पॉइंट की, ये कैसे निकालते हैं हम, x कोऑर्डिनेट है ये, तो दोनों x कोऑर्डिनेट को जोड़ के 2 से क्या करते थे हम, डिवाइड करते थे, यानी कि -3 + 1 और डिवाइड बाय क्या आएगा अपना 2 आएगा। ठीक है, यहाँ से तो -1 = -1 आ गया, तो ये तो ट्रू है, यानी कि इससे हमारा क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। हम दूसरे की हेल्प लेते हैं। इस 1 की जो वैल्यू होती थी वो क्या होती थी, इन दोनों y वाले को जोड़ो और 2 से क्या करो डिवाइड, यानी कि y प्लस में y+4 डिवाइड बाय 2। यहाँ से y की वैल्यू आएगी, देखो कितनी आएगी, 2y+4 = क्या आ गया 2, तो ये 4 उधर आके माइनस होएगा तो क्या हो जाएगा -2, y कितना आएगा आपका -1। तो आपको y की वैल्यू निकालनी थी, कितनी आ गई -1। तो सिर्फ आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला याद होना चाहिए और उसका यूज़ करना आना चाहिए कि कैसे मिड पॉइंट फॉर्मूले का यूज़ किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। तो ये देखो पैरेललोग्राम का क्वेश्चन आ गया। मैंने आपको कल बताया था कि जब भी पेपर में पैरेललोग्राम का नाम आपको दिख जाए ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगाना है, क्या कि डायगोनल जो होते हैं इसके क्या करते हैं बाइसेक्ट, यानी कि दोनों डायगोनल का जो मिड पॉइंट होता है वो क्या होता है सेम होता है। तो मैंने ये रफ फिगर में बना देता हूँ, इसमें ये रफ फिगर मैंने बना ली, इसका नाम दे दिया ABCD। आपको क्या कहता है इस क्वेश्चन में, देखो इफ़ these are the 3 vertices of a parallelogram then the coordinates of the fourth vertex। आपको फोर्थ वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, 3 के दे रखे हैं, तो मैं निकाल दूंगा बहुत आसानी से। देखो ये कितना है 2, -1, ये कितना है 3, 1 और इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो मेरे को बताओ, मैंने क्या बताया था आपको कल भी, अगर आपको पेपर ये आ जाए किसमें सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या लिखोगे, सिंस ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ABCD इज ए पैरेललोग्राम, सो पैरेललोग्राम है तो क्या होती है फिर बताओ, मिड पॉइंट ऑफ AC, यानी कि जो ये दोनों डायगोनल है AC और BD, इनके मिड पॉइंट क्या होते हैं आपके सेम होते हैं, मिड पॉइंट ऑफ BD ये होते हैं। तो अब आप बताओ मेरे को क्या होगा, मिड पॉइंट का मतलब इसका निकालो -1 + 3, यानी कि 3 - 1 डिवाइड बाय 2, और इसका मिड पॉइंट कितना होगा 2 + 1 डिवाइड बाय 2, और इधर वाले का मिड पॉइंट BD का देखो x + 2/2, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, और y - 1 डिवाइड बाय 2। अब बताओ यहाँ से x और y की वैल्यू निकल जाएगी आपकी। ये कितना है बताओ, x कोऑर्डिनेट को इक्वेट करना, x प्लस में 2/2 और यहाँ से कितना आ गया आपका 2/2, यानी कि x + 2 = कितना आ गया आपका 2, क्योंकि 2 से 2 कट गया, तो x कितना आ गया आपका 0 आ गया, ये +2 उधर आके क्या होगा -2, 0 आ गया। अब यहाँ से इसी तरह से इसकी वैल्यू निकाल लो आप, y ये वाले जो है y - 1 डिवाइड बाय 2 = इसको इससे इक्वेट करो 3/2, 2 से 2 कट गया तो y - 1 किसके इक्वल आ गया 3, तो y किसके इक्वल आ गया 4। x की वैल्यू निकल गई, y की वैल्यू निकल गई। आपको तो क्या निकालना था, D पॉइंट निकालना था ना, D को हमने x, y माना था, यानी कि x कितना 0 और y कितना 4। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये 4,0 नहीं है, क्या है ये 0,4 है। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर है। तो बहुत आसान होता है, पैरेललोग्राम का कोई भी क्वेश्चन आपका ऐसा कभी भी आपको दिख जाए, आप बहुत आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये तो था क्वेश्चन आपका जब सब्जेक्टिव आएगा, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता ना तो मेरे को कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट इसका आंसर बताता हूँ। देखो मैंने आपको क्या बताया था कल भी, इस जो AC डायगोनल है ना, इसका x कोऑर्डिनेट दोनों को जोड़ दो, ये कितना हो गया बताओ 3 - 1 कितना आ गया 2, इनका सम कितना आया 2 आया। तो इस BD डायगोनल के x कोऑर्डिनेट का सम भी 2 ही आएगा, और ये 2 तो पहले ही है, तो इसका मतलब 2 में क्या जोड़े कि 2 आ जाए, आप कहोगे जी 0 जोड़ो, इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई 0। देखो ये x की वैल्यू 0 निकाली थी, सीधी आ गई। अब ऐसे ही इन दोनों y कोऑर्डिनेट का सम, यानी कि 2 + 1 कितना होना चाहिए 3, इनका सम 3 होना चाहिए, तो इस डायगोनल के y कोऑर्डिनेट का सम भी 3 होना चाहिए। ये कितना है -1। अब आप मेरे को ये बता दो, -1 में मैं क्या जोड़ूं कि मेरा आंसर 3 आ जाए। आप कहोगे जी 4 जोड़ना पड़ेगा आपको, तो y की वैल्यू कितनी आएगी मेरी 4। यही मैं कहना चाहता हूँ आपसे। तो ये डायरेक्ट वैल्यू मैंने आपको निकाल के दिखा दी। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व करने की कुछ ट्रिक्स होती है, वो आपको माइंड में रखनी है, और वो मैं आपको सिखा रहा हूँ कि किस क्वेश्चन को किस हिसाब से हम जल्दी से जल्दी सोल्व कर सकते हैं। अब ये देखो, ये सेक्शन फॉर्मूले का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया आपका पेपर के अंदर। तो ऐसे करोगे, इफ़ द रेशियो इन विच P divides the line segment joining this and this is K/1, then the coordinates of P। यानी आपको ये दे रखा है कि एक लाइन सेगमेंट है
जो इन दो पॉइंट को ज्वाइन करता है, x1 y1 और b पॉइंट है x2 y2, और एक p पॉइंट है जो इसको डिवाइड करता है किसमें, k/1 में। तो आपको कहता है p के कोऑर्डिनेट बताओ। तो आप मुझे बताओ सेक्शन फॉर्मूला से ये जो x की वैल्यू है वो हम कैसे निकालते थे बताओ। इन x वाले कोऑर्डिनेट को कंसीडर करो। इस k की मल्टीप्लाई आप किससे करते थे बताओ, x2 से यानी कि kx2, और इस 1 की मल्टीप्लाई किससे करते थे, x1 से यानी कि x1, और नीचे क्या होता था आपका k+1। और जब y की वैल्यू निकालते थे तो मैंने क्या बताया था आपको, सिर्फ x की जगह y को रिप्लेस कर दो, x2 की जगह क्या लिख दो y2, x1 की जगह क्या लिख दो y1, और नीचे क्या है k+1। तो x और y की ये वैल्यू आएगी। अब ऑप्शन से मैच कर लो, बी ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। x की वैल्यू क्या है देखो, kx2 + x1, kx2 + x1, और ये क्या है ky2 + y1, नीचे k+1 k+1। तो आपका बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अब ये देखो, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन रह गया। आपको क्या निकालना है, मिड पॉइंट निकालना है इस लाइन सेगमेंट का। इस लाइन सेगमेंट का जो इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने से बनती है उसका मिड पॉइंट। तो सिंपल मिड पॉइंट के फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। मैं इसको m को मिड पॉइंट मान लेता हूँ। तो बताओ मेरे को मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो क्या आएंगे, दोनों x वाली वैल्यू को जोड़ के 2 से डिवाइड करो, -2 -6 डिवाइड बाय 2, और y वाली वैल्यू को जोड़ो 8 -4 डिवाइड बाय 2। तो ये कितना आ गया बताओ, -8 को 2 से डिवाइड करोगे -4 4 को 2 से डिवाइड करो कितना आएगा 2। तो -4, 2 इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आपका आंसर आएगा। तो बिल्कुल बेसिक मिड पॉइंट फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो इसमें क्या कहता है, द पॉइंट्स ABCD आर द वर्टिसेज ऑफ ए। आपको ये प्रूव करना है कि ये जो पॉइंट है ना 4, ये चेक करना है कि ये मिलके स्क्वायर बनाएंगे, रेक्टेंगल बनाएंगे, रोम्बस बनाएंगे, ट्रेपेजियम बनाएंगे। आप एक बात मैं आपको बता देता हूँ, 10th क्लास के सिलेबस में आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर ट्रेपेजियम प्रूव करना नहीं सिखाया गया। मतलब कि ऐसा कोई मेथड सिलेबस में आपके नहीं है कि आप ये प्रूव कर सको कि इन 4 वर्टिसेस से मिलके एक ट्रेपेजियम बनेगा। तो इसका मतलब ट्रेपेजियम वाले को तो आप ध्यान ही मत देना, इसको तो कभी भी आप टिक ही मत करना, इसको तो निकाल दो। आपके पास ऑप्शन बचे कितने, 3। अब मैं बताता हूँ कि स्क्वायर कब बनता है। देखो सबको पता है कि स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। स्क्वायर की प्रॉपर्टी, चारों साइड तो इसकी क्या होती है, इक्वल होती है। स्क्वायर की खास बात ये होती है कि चारों साइड इसकी इक्वल होती है, और साथ साथ में दोनों डायगोनल भी इसके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि डायगोनल भी साइड के इक्वल होते हैं। मान लो इसकी जो चारों साइड है ना वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर है ईच। ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10, यानी कि चारों साइड इक्वल होनी चाहिए। बट सिर्फ चारों साइड इक्वल होने से वो स्क्वायर नहीं बनेगा, उसके डायगोनल भी क्या होने चाहिए, इक्वल। डायगोनल मान लो ये आपका कितना है, 15 है, ठीक है। ये कितना है, 15। तो ये वाला भी कितना होना चाहिए, आपका 15 होना चाहिए। मतलब ये नहीं होता कि जितनी साइड है उतना ही डायगोनल, नहीं, डायगोनल आपस में इक्वल होने चाहिए, तब ये क्या बनेगा, स्क्वायर। लेकिन रोम्बस क्या होती है, रोम्बस के अंदर अगर आपकी सिर्फ चारों साइड इक्वल हो जाए ना, सिर्फ आप चारों साइड को इक्वल प्रूव कर दो, तब भी वो क्या बन जाएगी, आपकी रोम्बस बन जाएगी। मतलब कि स्क्वायर और रोम्बस में आप फ़र्क समझ गए। अगर चारों साइड इक्वल होगी और डायगोनल इक्वल नहीं है तब तो वो रोम्बस होगी, और डायगोनल भी इक्वल हो गए तब वो क्या बन जाएगी, स्क्वायर बन जाएगी। ऐसी रेक्टेंगल होती है। रेक्टेंगल के अंदर आप सब जानते हो कि क्या होती है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है। इसमें चारों साइड इक्वल नहीं होती, बल्कि क्या होती है, सिर्फ ऑपोजिट साइड। ये दोनों आपस में इक्वल होती है और ये आपस में इक्वल होती है, और साथ साथ में इसके जो दोनों डायगोनल होते हैं ना वो भी क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। ये भी क्या है, इक्वल है। पैरेललोग्राम, अगर क्वेश्चन के अंदर पैरेललोग्राम हो रहा जाए तो मैं वो भी साथ साथ में बता देता हूँ आपको, क्योंकि आप तो मैथमेटिक्स सीख रहे हो तो आपको सब चीज़ों का पता होना चाहिए कि पेपर में क्या पूछा जाएगा तो आप क्या प्रूव करके उसको प्रूव कर दोगे, ठीक है। अब देखो पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऑपोजिट साइड तो इक्वल होती है ये, लेकिन ये डायगोनल इक्वल नहीं होते। डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, ये पैरेललोग्राम की खास बात होती है। तो रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में सिर्फ यही डिफरेंस होता है कि रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल होते हैं, पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल नहीं होते। ऐसे ही स्क्वायर और रोम्बस में क्या फ़र्क होता है, स्क्वायर के चारों साइड के साथ साथ डायगोनल भी इक्वल होते हैं, लेकिन रोम्बस में सिर्फ चारों साइड इक्वल होती है, डायगोनल इक्वल नहीं होते, ठीक है। तो अब मैं इस क्वेश्चन को प्रूव करता हूँ। आपको क्या निकालनी है, चारों साइड निकालनी है। AB की लेंथ निकाल लो, फिर BC की निकाल लो, फिर CD की निकाल लो, फिर DA की निकाल लो। आप चारों लेंथ निकालो, ठीक है। देखो मैं लिख देता हूँ कोऑर्डिनेट्स कितने आपके, 9,0। डिस्टेंस फॉर्मूले से लेंथ ही तो निकालनी है, वो तो हम बहुत आसानी से निकाल ही सकते हैं। और ये कितने हैं, -9,0। AB बताओ पहले, AB कितनी आएगी आपकी, A से लेके B कितना आएगा, 9 में से 9 गए 0 ही आ गए तो, और 6 में से 0 गया 6, यानी कि 6 का स्क्वायर। तो ये तो कितने आएगी आपकी, 6 आएगी। BC निकाल लो,
बी से निकालोगे देखो ये वाली 9 और ये दोनों अपोजिट साइन के तो दोनों ऐड हो जाएंगे 18 का स्क्वायर और 6 में से 6 गया 0 तो मतलब ये कितनी आ गई 18। अच्छा आप मेरे को एक बात बताओ, अब आगे आपको सोल्व करके देखने की ज़रूरत है क्या? अगर चारों साइड इक्वल होती तब बनता ये रोम्बस या स्क्वायर। तो अब इसमें तो चारों साइड इक्वल कहाँ से आ जाएगी बताओ मेरे को? तो ये क्या बनेगा पक्का रेक्टेंगल। तो इस क्वेश्चन को आप एग्जाम में आगे सोल्व नहीं करोगे क्योंकि ट्रेपेजियम मैंने पहले ही आपको मना कर दिया। स्क्वायर और रोम्बस ये इसलिए नहीं बन सकते क्योंकि पहली दो साइड ही इक्वल नहीं है, तो फिर चारों कैसे इक्वल हो जाएगी? तो ये सिर्फ क्या बन सकता है आपका रेक्टेंगल। यही आपका ऑप्शन है। आप आगे सोल्व करोगे कर लेना। ए बी बी सी सी डी निकालोगे ना तो आपकी कितनी आएगी 6, ए डी निकालोगे आप कितनी आएगी 18 और दोनों डायगोनल निकालोगे वो भी क्या आएंगे आपके इक्वल आएंगे, लेकिन डायगोनल्स भी क्या आएंगे आर ऑल्सो इक्वल। तो ये क्या बनेगी रेक्टेंगल। लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर पूरा सोल्व करके नहीं दिखाना। उसको ये मतलब नहीं है कि आपने क्या सॉल्यूशन किया है, उसको ये मतलब है कि आपने बी ऑप्शन टिक किया है बस। अगर आप बी ऑप्शन लिख के आओगे, ऐसे लिख के आओगे क्वेश्चन नंबर 3 और इसका जो सही ऑप्शन है बी, तब तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। आपको ना तो सॉल्यूशन करके दिखाना ना रेक्टेंगल लिखना, आपको सिर्फ बी लिखना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर आपको पूरी चीज़ करके दिखानी है उसको सोल्व। ऑब्जेक्टिव में सिर्फ आपको ए बी सी डी में से एक ऑप्शन देना है, अगर वो सही हुआ तो आपको नंबर मिलेगा। कैसे किया आपने, चीटिंग करके किया है या सोल्व करके देखा है आपने, कैसे किया है उसको कोई मतलब नहीं है इस चीज़ से। अब इसमें देखो क्या कहता है, द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। ये मैंने कल के लेक्चर में आपको बताया था कि किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस आपको निकालनी हो एक्स एक्सिस से, तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या होती है, जो वाई कोऑर्डिनेट होता है ये हमारा क्या होता है आंसर। लेकिन साथ साथ में मैंने एक बात और बताई थी कि इसके साइन का ध्यान नहीं रखना। अगर पेपर में क्वेश्चन ये आ जाता ना, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q -2, -4 फ्रॉम एक्स एक्सिस, अगर ये आ जाता तब भी हम एक्स एक्सिस के लिए वाई कोऑर्डिनेट देखते हैं, ये वाई कोऑर्डिनेट है, लेकिन आंसर हमारा -4 नहीं होता, क्या होता है 4। मैंने बताया था आपको डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, बस उसकी डायरेक्शन नेगेटिव हो जाती है, लेकिन डिस्टेंस तो पॉजिटिव रहेगी ना। ये आपका आंसर आएगा। द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। आपको सिर्फ 2 पॉइंट के बीच की क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है, तो निकाल देंगे हम। हमारे को तो फॉर्मूला पता ही है, किसका फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। ए बी क्या होता है बताओ, एक्स और एक्स कोऑर्डिनेट को आपस में घटाते हैं, ये तो 0 ही आ गया, छोड़ दो। इन दोनों के साइन क्या है नेगेटिव, तो साइन जब नेगेटिव होते हैं तो हम क्या करते हैं, दोनों नंबर को ऐड करते हैं। तो 8 का स्क्वायर, आप 8 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट तो कितना आएगा 8 ही आंसर आएगा ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा आपका 8 आएगा। द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द ओरिजन, मैंने कल आपको बताया था ओरिजन से अगर आपको डिस्टेंस निकालनी हो तो सीधा क्या किया करो, -6 का स्क्वायर यानी कि 36 और 8 का स्क्वायर यानी 64 यानी कि 100 का स्क्वायर रूट, और ये कितना होता है आपका 10। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 10। ठीक है, ये है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस, 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, तो बना लो 2 पॉइंट 0 5 और ये आपका कितना है बी -5, 0। ए बी निकालनी है आपको, ए बी डिस्टेंस, तो कैसे निकालोगे देखो, ये -5 ये 0, तो मैंने आपको क्या देखा, अगर एक 0 होना तो आप सीधा बस इसका स्क्वायर कर दिया करो। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, -5 का भी स्क्वायर 25 होता है। ऐसे ही इसमें ये 5 ये 0, तो यहाँ पे भी कितना आएगा 25। अच्छा +25 + 25 को क्या मैं 25 × 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि ये भी तो 50 होता है। 25 का जो स्क्वायर रूट होता है वो कितना होता है 5, यानी कि ये तो बाहर आ जाएगा, ये √2 क्या है अंदर रह जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ गया 5√2। अब इसमें देखो क्या कहता है, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कहता है AOBC इज ए रेक्टेंगल हुज 3 वर्टिसेस आर A, B एंड C, द लेंथ ऑफ द डायगोनल। आपको डायगोनल की लेंथ बतानी है। अभी मैंने पीछे आपको क्या बताया था कि डायगोनल रेक्टेंगल के दोनों क्या होते हैं इक्वल होते हैं, तो एक डायगोनल निकाल लो वही दूसरा होगा। डायगोनल का नाम क्या है रेक्टेंगल का, AOBC, AOBC। इसी ऑर्डर में लिखना है, ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते आपकी, ए की जगह ओ यहाँ लिख दो, नहीं ऐसा नहीं, AOBC ऐसे ही लिखना है, या फिर ऐसे AOB और C, मतलब कि आपको डायरेक्शन चेंज नहीं करनी बीच में। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं 0,3, O के कितने हैं 0 0, B के कितने हैं आपके 5,0, और आपको डायगोनल की लेंथ निकालनी है। आप मेरे को बताओ, इस डायगोनल की लेंथ तो मैं निकाल सकता हूँ ना, इसकी निकल गई तो दूसरे की भी वही होगी, तो AB निकाल लो आप। AB पूछिए आपसे कितना होएगा बताओ, 5 में से 0 गया 5 यानी कि 25, 3 में से 0 गया 3 यानी कि 3 का स्क्वायर 9, तो कितना आंसर है आपका √34, और ये इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। अब देखो इसमें क्या कहता है, द पॉइंट्स दिस एंड दिस आर द वर्टिसेस ऑफ ए,
वही आपको पूछा है। मैं एक क्वेश्चन आज स्टार्टिंग में भी आपको करवा चुका हूँ कि ये 3 पॉइंट किस ट्रायंगल के वर्टिसेज है, इन 3 पॉइंट से ट्रायंगल जो बनेगी वो कौन सी बनेगी। तो हम तीनों डिस्टेंस निकालेंगे, उसके बाद ही कुछ बताएंगे हम। तीनों डिस्टेंस निकालो। ये कितने हैं, -4,0, ये है आपका 4,0 और ये है आपका 0,3। तो निकाल लो आप, ए भी निकालो पहले। देखो ए भी आप निकालोगे तो कितनी आएगी, देखो 4 और ये माइनस अपोजिट साइन के है तो यानी कि प्लस होएगा 64 और 0 0 तो 0 ही रहेगा। तो इसका आंसर कितना आ गया आपका 8, क्योंकि 64 का अंडर रूट क्या होता है, 8 होता है। BC निकाल लो। ऐसे ही आप BC निकालोगे ये वाली साइड, तो देखो 4 में से 0 गई 4 यानी कि 16 और 0 और 3 का डिफरेंस 3 यानी कि 3 का स्क्वायर 9, तो ये कितना आएगा आपका 5। AC निकालो। अगर आप AC निकालोगे तो AC कितनी आएगी, देखो ये कितना आएगा 4 और ये कितना आएगा आपका 9 यानी कि ये भी 5 आ गई। तो ये दोनों डिस्टेंस क्या आ गई, इक्वल। तो इसका मतलब ये ट्रायंगल कैसी होगी बताओ, आइसोसेलेस होगी। तो ये ट्रायंगल क्या हो जाएगी आपकी, आइसोसेलेस। डिस्टेंस फॉर्मूला सिर्फ आपको आना चाहिए, उसके बाद क्वेश्चन आपके बहुत आसान होते हैं। ये देखो क्या कहता है, ये पॉइंट है ऐसे, इफ़ P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस, यानी कि P क्या है, इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है। आपको A की वैल्यू बतानी है, तो सिर्फ मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो आप। ये Q पॉइंट आपको दे रखा है, ये R पॉइंट आपको दे रखा है, और जो P है ना ये इसका क्या है, मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट को बीच में लिख दो। इसके कोऑर्डिनेट क्या है आपका a/3 और 4। अब आप मेरे को बता दो मिड पॉइंट फॉर्मूले से आप कैसे करते हो क्वेश्चन को सोल्व। आप कहते हो मिड पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होता है ना वो कैसे निकाला जाता है, इन दोनों x वाली वैल्यू को जोड़ के 2 से भाग किया जाता है, यानी कि -6 -2 डिवाइड बाय 2। y वाली को निकालने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको तो a निकालना है और a यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या आएगा, a/3 ये कितना आ गया -8, -8 को 3 से डिवाइड करोगे -4, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, a कितना आ जाएगा आपका -12 और a आपसे पूछा गया था तो a कितना आ गया आपका -12। ये क्वेश्चन था आपका। ये देखो क्या कहते हैं इस क्वेश्चन में, ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं सारे कल आपको करवा चुका हूँ। फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। y एक्सिस इसको किस रेशियो में बांटता है, मैंने क्या बताया था, अगर ये निकालना हो आपको कि y एक्सिस किसी लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में बांटता है, तो आपको किस पे ध्यान देना है, सिर्फ x कोऑर्डिनेट्स पे, इन पे ध्यान देना है। और इनका क्या निकाल दो, रेशियो, साइन को इग्नोर कर दो, माइनस हो चाहे प्लस हो उसको भूल जाओ। इसका आंसर कितना आएगा 5:1, खत्म क्वेश्चन। ये इसका जो है ना लास्ट क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस दिस। देखो किसी भी आप शेप का, किसी भी पॉलीगन का जो पेरीमीटर निकालते हो वो कैसे निकालते हो, उसकी जितनी भी साइड्स होती है उनकी लेंथ को ऐड कर दो, वही तो क्या होता है, पेरीमीटर होता है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं, ठीक है। तो ये ट्रायंगल है एक आपके पास, ये ट्रायंगल बना लो आप, इनका नाम दे दो ABC, और तीनों साइड्स की लेंथ निकाल के और तीनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। जो भी आंसर आएगा वही आपका क्या होगा, पेरीमीटर होगा। तो ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया। आप A भी निकालो, A से लेके B। देखो ये तो 0 0 है, 0 0 हो तो आप इनको भूल जाया करो बस। 0 का स्क्वायर कितना 0, 4 का स्क्वायर कितना 16, तो इसका आंसर कितना आ गया आपका 4। ऐसे BC निकालो, यहाँ पे भी 1.00 है तो छोड़ दो इसको। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 0 का स्क्वायर 0, यानी कि ये कितनी आ गई 3। AC निकालो आप, A से लेके C, ये वाली निकालोगे। देखो 3 और 0 का डिफरेंस 3 यानी कि 3 का स्क्वायर 9 और ये कितना होगा 16, ये कितना हो गया 5। तीनों साइड मैंने निकाल दी। आपको क्या निकालना है बताओ, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, तीनों साइड को जोड़ दो, 3 + 4 + 5, तो आंसर कितना आ गया आपका 12 ही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है, ठीक है। तो ये आपके थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पूरे टॉपिक के जितने भी MCQ पेपर के अंदर पूछे जा सकते हैं वो मैंने आपको सारे करवा दिए। इनके अलावा कोई भी क्वेश्चन आपका पेपर के अंदर नया नहीं आएगा, मैंने सब कुछ कवर किया है इन क्वेश्चंस में, ठीक है। तो आपके MCQ तो क्लियर हो ही गए, साथ साथ में आपको क्या है सब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करने में भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। कल हम स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी चैप्टर, उसके सारे के सारे मैं MCQ आपको 2 लेक्चर में पूरे करवा दूंगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, टेक केयर, बाय बाय।